नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कार्तिक भारद्वाज और आपका स्वागत है हमारे चैनल वीएन स्टडी एकेडमी पर। हम पढ़ रहे हैं फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। दोस्तों, इस सब्जेक्ट में हम यूनिट 4 पढ़ रहे हैं और आज की वीडियो में हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में जानने वाले हैं जिनके बारे में आपने बचपन से बहुत सुना होगा। अगर आपने ना भी सुना हो तो आज हम आपको बताएंगे। दोस्तों, इनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। आपको आपकी स्क्रीन पर इनका फोटो बहुत ही अच्छे से नजर आ रहा होगा। दोस्तों, आज हम इनके जीवन से जुड़ी बहुत सी बातें जानेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके लिए जानना बहुत ही आवश्यक है। तो हमारी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन दर्शन के बारे में जानेंगे, इनका शिक्षा दर्शन कैसा था ये भी जानेंगे और इन्होंने शिक्षा दर्शन के कौन कौन से आधारभूत सिद्धांत दिए इन सभी के बारे में जिक्र करते हुए इनकी शिक्षा के उद्देश्य और इन्होंने कौन कौन सी शिक्षण विधियां यानी कि टीचिंग मेथड्स बताए थे, इन सभी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं और पहले जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन दर्शन के बारे में। देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर आधुनिक युग के एक महान शिक्षा शास्त्री माने जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अपने नए नए मौलिक विचारों और प्रयोगों से इन्होंने भारतीय शिक्षा की प्रगति और परिवर्तन में अतुलनीय योगदान दिया। दोस्तों, टैगोर जी का जो जन्म है ना, वो 6 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। इनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर था और इनके पिता एक प्रसिद्ध समाज सुधारक, विद्वान और संस्कृत प्रेमी और साथ ही धार्मिक प्रेमी भी थे। देखिए, बालक टैगोर पर इनके पिताजी का बहुत अधिक प्रभाव था और प्रारंभ में इनके पिताजी ने इनकी शिक्षा एक ओरिएंटल सेमिनरी नामक स्कूल में कराई, जहां इनका मन नहीं लगा। फिर इन्होंने बहुत से स्कूल बदले। इसके बाद इन्होंने नॉर्मल स्कूल में शिक्षा ली, फिर बंगाल एकेडमी में, सेंट जेवियर स्कूल में भी इन्हें भेजा गया, पर इन्हें इन स्कूलों का माहौल और वातावरण रास नहीं आता था, इसलिए इनका इन विद्यालयों में मन नहीं लगा। उन्हें लगता था कि स्कूल का जो माहौल है ना, वो कृत्रिम है और बंधनकारी है और ऐसा मानना था इनका कि जो शिक्षण विद्या है यानी शिक्षक के द्वारा जो टीचिंग मेथड टीचर के थ्रू अपनाया जाता है वो अच्छा नहीं है, इन्हें पसंद नहीं आया और इसलिए इनका स्कूल में मन नहीं रमा और इन्होंने इन सभी विद्यालयों को छोड़ दिया। इसके बाद इन्होंने बंगाल एकेडमी, जिस विद्यालय में इन्होंने शिक्षा ग्रहण करी थी, उसके बारे में भी इन्होंने लिखा कि यहाँ घर के समान कुछ ना था और वो स्कूल तो एक बड़े बक्से के समान था जिसमें अनेक खाने होते हैं। यानी टैगोर जी कहते हैं कि घर जैसा माहौल इस स्कूल में मुझे मिला ही नहीं। और स्कूल तो था ही था क्या, ये तो एक बक्से की तरह था। जैसे बक्से में बहुत सारे बॉक्सेस में एक बहुत सारे खाने होते हैं ना, रखने के लिए स्पेस होता है, ऐसे ही वहाँ बस स्कूल था, कमरे बनाए हुए थे भाई। इसके बाद में कला और साहित्य के क्षेत्र में टैगोर जी की बहुत ही ज़्यादा रुचि थी। इन्होंने बहुत से उपन्यास लिखे, नाटक लिखी, कविताएं लिखी और ये अपनी रचनाएं ज़्यादातर बांग्ला साहित्य में किया करते थे, इसलिए इनकी रचनाएं आपको बांग्ला साहित्य में पढ़ने के लिए अवश्य मिलेंगी। आप जानते होंगे, जो प्रतिदिन अपने विद्यालय में आप राष्ट्रीय गान सुनते थे ना, वो भी इनके द्वारा ही लिखित है, इन्हीं की एक रचना का है। दोस्तों, सन 1901 में बोलपुर नामक स्थान पर इन्हें शांति निकेतन के नाम से एक विद्यालय की स्थापना करी इन्होंने और जो आज के समय में ये शांति निकेतन विद्यालय है ना, ये विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध है। कभी आप घूमकर अवश्य आइएगा। शांति निकेतन में रहकर टैगोर जी ने अपनी ख्याति प्राप्त रचना गीतांजलि का सृजन किया। इन्होंने शांति निकेतन में रहकर ये रचना की थी और इसी रचना की वजह से 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला, सिर्फ एक गीतांजलि रचना के लिए। ये बहुत ही महान व्यक्ति हैं, आपको इनके बारे में जरूर जानना चाहिए। नोबेल पुरस्कार करने वाले टैगोर जी पहले भारतीय थे। अब इनकी ख्याति से प्रसन्न होकर या अच्छे कामों को देखते हुए या इनकी रचनाओं को देखते हुए कह लीजिए, ब्रिटिश सरकार ने टैगोर जी को नाइट की उपाधि से सम्मानित किया, इन्हें अलंकृत किया। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने भी टैगोर जी को डी लिट की उपाधि दी
और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने टैगोर को गुरुदेव की उपाधि से विभूषित किया। दोस्तों, आप भी जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति इस पूरी दुनिया में अमर नहीं है। ऐसे ही 7 अगस्त 1941 को हमारे भारत माता के इस अमर सपूत, चिंतन, दार्शनिक, कवि, कलाकार और शिक्षा शास्त्री का देह अवसान हो गया। ये सदा के लिए हमें छोड़कर चले गए, पर अमर रह गई तो इनकी कलाकृतियां, इनकी रचनाएं। अब हम जानते हैं कि टैगोर जी का शिक्षा दर्शन कैसा था और मनुष्यत्व के बारे में ये क्या कहते थे। देखिए, टैगोर जी ने शिक्षा का प्रयोग अत्यंत व्यापक अर्थों में किया। उन्होंने लिखा कि सर्वोच्च शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। इनके विचार बहुत ही बड़े बड़े और अच्छे थे। ये कहते थे कि सर्वोच्च शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन यानी हमारी जिंदगी का सामंजस्य यानी एक बैलेंस बनाकर हमें दे, वही शिक्षा है। संपूर्ण सृष्टि से टैगोर जी का मतलब था कि संसार की चर और अचर आप मैथ अपनी गणित में भी पढ़ते होंगे, चर, वेरिएबल, अचर, कांस्टेंट, यानी चर और अचर, जड़ और चेतन, सजीव और निर्जीव, इन सभी से आप भली भांति वाकिफ होंगे। ये सभी वस्तुएं, उनका कहना है, इन वस्तुओं से हमारे जीवन का सामंजस्य तभी हो सकता है जब हमारी सभी शक्तियां विकसित होती हैं और पूर्णता के उच्चतम बिंदु तक पहुंचे। और इसी को टैगोर जी ने मनुष्यत्व कहा। टैगोर ने शिक्षा के व्यापक अर्थ में शिक्षा के प्राचीन भारतीय आदर्श साविद्या या विमुक्ति को भी स्थान दिया, अर्थात शिक्षा मनुष्य को आध्यात्मिक ज्ञान देकर उसे जीवन और मरण से मुक्ति देती है, ऐसा टैगोर जी का मानना था। टैगोर जी ने शिक्षा दर्शन के बहुत से सिद्धांत दिए, जिनमें से कुछ मुख्य सिद्धांत हम आपके सामने दिखा रहे हैं। पहला सिद्धांत है प्रकृति की गोद में शिक्षा। टैगोर जी का मानना था कि बालक की शिक्षा नगरों से दूर प्राकृतिक वातावरण में हो। देखिए, नगरों में क्या होता है, कोलाहल होता है, बहुत शोर शराबा, मशीनरीज होती है। तो टैगोर जी का मानना था कि बच्चों को जो शिक्षा दी जाए ना, उसमें नगरों का कोई हस्तक्षेप ना हो। उन्हें प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा दी जाए जहां प्रकृति का हस्तक्षेप हो, प्रकृति के साथ वो संपर्क स्थापित करे और आनंद पूर्वक वातावरण में रुचि के साथ शिक्षा ग्रहण करे, उनका मन लगे, उनका मन रम जाए। क्योंकि उन्होंने बचपन में इस बात को अच्छे से जान लिया था कि अगर निष्क्रिय वातावरण रहेगा तो शिक्षा प्राप्त नहीं की जा सकती भली भांति। इसलिए उन्होंने कहा कि बालक को शिक्षा प्रकृति की गोद में हो, प्रकृति के आंचल में हो। इसके बाद दूसरा पॉइंट है शिक्षा में स्वतंत्रता यानी फ्रीडम इन एजुकेशन। टैगोर ने कहा कि जहां स्वतंत्रता नहीं है वहां विकास नहीं है और वहां जीवन नहीं है। इसलिए शिक्षा प्राप्त करते समय बालक को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उस पर कम से कम प्रतिबंध लगाए जाएं तथा विद्यालय को चाहिए कि वह बालक की विभिन्न क्रियाओं को करने के लिए स्वतंत्र वातावरण प्रस्तुत करे, उसे शिक्षा में स्वतंत्रता दे जिस कारण बालक अपने मन के अनुरूप शिक्षा ग्रहण कर सके, उस पर कोई भार न हो। तीसरा पॉइंट टैगोर जी के अनुसार है शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। देखिए, टैगोर जी ने कहा कि कोई भी देश सर्वोत्तम शिक्षा केवल अपनी मातृभाषा के माध्यम से ही दे सकता है। उन्होंने अंग्रेजी भाषा का विरोध तो नहीं किया, परंतु उन्होंने कहा कि मातृभाषा ही एक हमारी जननी है, यानी मातृभाषा हमारी जननी है, हमें उस भाषा का प्रयोग शिक्षा में अवश्य करना चाहिए, चाहे इसके अलावा भी आप बहुत सी भाषाएं सीखें। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है राष्ट्रीय शिक्षा। टैगोर जी ने कहा कि बालिकाओं की शिक्षा, बालक हो या बालिका हो, या दोनों पॉइंट है कि शिक्षा राष्ट्रीय होनी चाहिए। उसमें भारत के अतीत एवं भविष्य का पूर्ण ध्यान रखा जाए, उन्हें हमारे अतीत के बारे में भी बताया जाए और शिक्षा के थ्रू हमारा भविष्य कैसा होगा ये भी बताया जाए। और बालक को इस प्रकार तैयार किया जाए कि उसमें राष्ट्रीयता की भावना का उदय हो तथा समय आने पर बालक देश के काम आए, वो देश के अनुरूप अपने कार्यों को अंजाम दे, वो देश के विरोध में कोई कार्य न करे। और ये तभी संभव होगा जब बालक को राष्ट्र की शिक्षा दी जाएगी। फिर फोर्थ पॉइंट आता है हमारा भारतीय संस्कृति की शिक्षा। देखिए, टैगोर जी कहते थे कि बालक को शिक्षा के द्वारा भारतीय समाज की पृष्ठभूमि और संस्कृति का स्पष्ट ज्ञान कराया जाए, जिससे वह अपने अतीत को जाने और वर्तमान में यानी अतीत से सीखकर वर्तमान में उसका प्रयोग करे।
ठीक है, आप हिस्ट्री पढ़ते होंगे, हिस्ट्री में आपको क्या सिखाया जाता है? आपने देखा हिस्ट्री में बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं। कोई सा राजा अब बना, जीता, मतलब जितना ऊंचा कोई उठा है वो जरूर गिरेगा। हिस्ट्री हमें यही सिखाती है। ऐसा ही हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी का मानना था कि बालक को अतीत की शिक्षा दी जाए, जिस कारण वो उनके परिणामों को जान सके और कैसे परिणाम प्रयोग से मिलेंगे उनके बारे में समझ सके। इसके अतिरिक्त टैगोर जी ने कहा कि बालक की कलात्मक शक्तियों का विकास, उसे स्वतंत्र प्रयास द्वारा शिक्षा दिया जाना, उसके रटने की आदत का अंत करना तथा उसमें अंतर्राष्ट्रीयता की शिक्षा देना आदि बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण पहलू हैं जिनकी भी शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। दोस्तों, अगर आप चाहें तो इन पॉइंटों को भी आप हेडिंग बनाकर लिख सकते हैं। फिर इसके बाद आता है टैगोर जी के अनुसार शिक्षा के कैसे उद्देश्य होने चाहिए। टैगोर जी ने समय आने पर अपने लेखों, साहित्य रचनाओं और व्याख्यानों में शिक्षा के उद्देश्यों के संबंध में अपने विचार समय समय पर दिए। उनके आधार पर शिक्षा के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट उद्देश्य हैं, जैसे पहला आपका शारीरिक विकास, दूसरा मानसिक विकास, नैतिक विकास और आध्यात्मिक विकास, और फोर्थ पॉइंट आपका बनता है सामाजिक विकास एवं अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास। इन पॉइंटों के बारे में हम आपको डिटेल से बताते हैं। नीचे देखिए, पहला है शारीरिक विकास यानी फिजिकल डेवलपमेंट। देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य बालक का शारीरिक विकास करना है। उनका मानना था कि बालक का शारीरिक विकास तभी संभव है जब उसे सुखद प्राकृतिक वातावरण में स्वतंत्रता पूर्वक खेलने कूदने, उठने बैठने का अवसर दिया जाए। इस संबंध में उन्होंने लिखा कि पेड़ों पर चढ़ने, तालाब में डुबकियां लगाने, फूलों को तोड़ने, बिखेरने, प्रकृति माता के साथ नाना प्रकार की शैतानियां करने से बच्चे के शरीर का विकास, मस्तिष्क को आनंद और बचपन के स्वाभाविक आवेगों को संतुष्टि होती है। यानी टैगोर जी का मानना था कि बालक पर प्रतिबंध न लगाए जाए, उसे इस तरीके से रखा जाए कि वो बचपन में खेले कूदे, आसपास के वातावरण को एंजॉय करे। इसके वजह से उसका मानसिक और शारीरिक दोनों विकास होंगे। ठीक है, तो शारीरिक विकास के संबंध में उन्होंने ऐसा कहा। इसके बाद दूसरा पॉइंट आपका बनता है मानसिक विकास यानी मेंटल डेवलपमेंट। देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने शारीरिक विकास के साथ साथ बालक के मानसिक विकास पर भी बल दिया और कहा कि पुस्तकों की अपेक्षा अप्रत्यक्ष रूप से जीवित व्यक्ति को जानने का प्रयत्न करना ही शिक्षा है। यानी केवल आप पुस्तक की जानकारी ले लोगे वही शिक्षा नहीं है। जो जीवित व्यक्ति है, आपका वातावरण है, मनुष्य है, उनके बारे में जानना, उनका प्रयास करना जानने का, यही शिक्षा है। इससे न केवल कुछ ज्ञान ही प्राप्त होता है अपितु इससे जानने की शक्ति का विकास होता है, जितना कक्षा में दिए जाने वाले व्याख्यान द्वारा होना असंभव है। यानी टैगोर जी का मानना था कि कक्षा में जो अध्यापक द्वारा आपको बोलचाल के थ्रू, व्याख्यान से जो ज्ञान दिया जाता है ना, केवल वही शिक्षा नहीं है। आपने मान लिया कि एक छोटी सी क्लास है 10x10 की, 20x20 की, जो भी, मतलब जितनी भी बड़ी हो गई, वही शिक्षा नहीं है जो वहाँ मिल रही है आपको। आपके आसपास जो आपका वातावरण है, प्रकृति है ना, ये शिक्षा को देने वाली सबसे बड़ी चीज है आपकी प्रकृति। थर्ड पॉइंट आपका आता है नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास। देखिए, टैगोर जी ने व्यक्ति के आंतरिक विकास को शिक्षा का एक उद्देश्य बताया। आंतरिक विकास से टैगोर जी का तात्पर्य है आंतरिक स्वतंत्रता एवं आंतरिक शक्ति तथा ज्ञान। टैगोर के अनुसार शिक्षा का कार्य यह होना चाहिए कि शिक्षा बालक को धैर्य, शांति, आत्मानुशासन, आंतरिक स्वतंत्रता और आंतरिक ज्ञान के मूल्यों से परिचित कराए और उसका नैतिक और आध्यात्मिक विकास करे। ठीक है, फिर इसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है बालक का सामाजिक विकास। टैगोर ने बालक के सामाजिक विकास पर भी बल दिया। उनका कहना है कि बालक में सामाजिक गुणों का विकास करना शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अपने अंदर सामाजिक गुणों को विकसित करके ही बालक अपनी स्वयं की और समाज की प्रगति में सहायता कर सकता है। टैगोर जी ने समाज और समाज सेवक को उतना ही महत्वपूर्ण मानते हैं जितना कि व्यक्ति और व्यक्तित्व। यानी टैगोर जी का मानना है कि समाज और समाज सेवक उतना ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए जितना कि एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति का व्यक्तित्व है, यानी चरित्र है।
फिर टैगोर जी के अनुसार शिक्षण विधियां, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको इन्हें बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। देखिए, टैगोर जी ने शिक्षण विधि को जीवन की वास्तविक परिस्थिति और प्रकृति के वास्तविक तथ्यों और समाज की वास्तविकता के अनुकूल बनाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षण विधि बालक की स्वाभाविक आवश्यकता और रुचियां तथा आवेग के अनुसार हो। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे शिक्षण विधियों को जरूरी माना, जिसमें से आपकी कुछ इंपॉर्टेंट हमने आपको डिस्क्राइब कर दी। यहाँ पर आपको अच्छे से पढ़ लेनी है, ये आपको नाम से ही समझ में आ जाएंगी, वैसे बाकी हम समझा देंगे। पहला है क्रिया विधि, ठीक है। दूसरा है आपका प्रत्यक्ष विधि, माफ कीजिएगा, पहला है आपका क्रिया विधि, दूसरा है प्रत्यक्ष विधि, और तीसरी है आपकी वाद विवाद एवं प्रश्नोत्तर विधि, फोर्थ है स्वाध्याय एवं प्रयोग विधि, एंड फिफ्थ है भ्रमण के समय पढ़ाने की विधि। तो पहले हम जानते हैं क्रिया विधि के बारे में। देखिए, टैगोर के अनुसार मनुष्य मन शारीरिक प्राणी है। मन शारीरिक यानी मन जो है शरीर के अधीन है ना। वह जो भी शारीरिक क्रिया करता है उसका प्रभाव उसके शरीर व मस्तिष्क दोनों पर पड़ता है। इसलिए बालक को क्रिया द्वारा सीखने का अवसर दिया जाना चाहिए। शारीरिक क्रिया को महत्व देने के कारण इन्होंने शिक्षण विधि में नृत्य, डांस, अभिनय, है ना, एक्ट आदि को स्थान दिया। इसके साथ वे पेड़ पर चढ़ना, कूदना, चिल्लाना आदि क्रिया को भी शिक्षण की ही विधि मानते हैं, ठीक है। दूसरी विधि है प्रत्यक्ष विधि। टैगोर के अनुसार शिक्षण में प्रत्यक्ष शिक्षण जो है वो प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित हो, यहाँ लिखो नहीं आएगा। टैगोर के अनुसार शिक्षण प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित होना चाहिए, क्योंकि इससे निरीक्षण और तर्क शक्ति का विकास होता है। उनका कहना है कि वास्तविक वस्तुओं के संपर्क में आने से जो छात्रों के सम्मुख उपस्थिति है, उनकी निरीक्षण शक्ति है और तर्क शक्ति है, वो सभी विकसित होती है वास्तविक अनुभवों से। यानी प्रत्यक्ष विधि बहुत ही कारगर है। जैसे आज के समय में आप YouTube पर बहुत से चैनल्स देखते होंगे, आपको दिखाकर सिखाया जाता है। अभी तो हम वैसे नहीं कर पा रहे हैं, अभी शुरुआत है हमारी, पर प्रत्यक्ष विधि यही कहती है कि आपको दिखाकर समझाया जाए। आपके सामने पहले कोई चीज़ प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने दिखाई जाए, फिर उसके थ्रू आपको सिखाया जाए, घुमा फिरा कर सिखाया जाए, आपके वातावरण के अनुसार सिखाया जाए। तो यही आपकी प्रत्यक्ष विधि है। थर्ड पॉइंट है वाद विवाद एवं प्रश्नोत्तर विधि। देखिए, टैगोर जी का कहना है कि ज्ञान उस समय तक पूर्ण रूप से आत्मसात नहीं होता है जब तक कि उस पर उचित ढंग से बातचीत व विचार विमर्श ना किया जाए। यानी टैगोर जी ने कहा कि ज्ञान आपके मन में तब तक ठीक से आएगा ही नहीं जब तक आप उस पर भली भांति बातचीत ना करें। कहने का मतलब बहस भी ना कर लें, बहस ही कह लो भी देसी भाषा में, विचार विमर्श ना किया जाए। इसके लिए उन्होंने वाद विवाद, है ना, वाद विवाद, प्रश्नोत्तर विधि, यानी पहले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर उनका आंसर आपसे जाना जाएगा। आप नहीं बता पाएंगे तो फिर उन डिटेल में समझाया जाएगा। यानी प्रश्नोत्तर विधि को अपनाने का सुझाव दिया तथा प्रश्नों के द्वारा बालकों के समक्ष दैनिक जीवन की यानी डेली लाइफ की समस्याओं को रखा जाए, जिससे बालक उन पर वाद विवाद करे और उनका हल निकाले। तो यही है आपकी वाद विवाद और प्रश्नोत्तर विधि। फिर इसके बाद है आपकी स्वाध्याय एवं प्रयोग विधि। देखिए, टैगोर जी ने स्वाध्याय यानी स्वयं अध्ययन करना, स्वाध्याय का मतलब यही है, एवं प्रयोग दोनों पर बल दिया। स्वाध्याय का अर्थ है स्वयं अध्ययन, अर्थात इस विधि के द्वारा बालक अपने आप लिखता है, और प्रयोग यानी प्रयोग द्वारा सिद्ध हुआ ज्ञान अधिक स्थायी होता है और प्रयोग द्वारा सीखता है। अब ये जो ज्ञान होता है ना, प्रयोग द्वारा सीखा हुआ, ये बहुत ही स्थायी होता है। आपको याद रहता है कि मैंने ऐसे करके ऐसे सीखा था, उसके थ्रू आपको क्या होगा, आप उसे आगे आने वाले समय में कभी नहीं भूलेंगे, या फिर भूलेंगे तो थोड़ा पढ़ के दोबारा याद आ जाएगा। तो स्वाध्याय एवं प्रयोग विधि बहुत ही कारगर है। इसके बाद है भ्रमण के समय पढ़ाने की विधि। देखिए, पहले क्या होता था, गुरुकुल में जो आपके गुरु वगैरह होते थे, ये क्या करते थे, आपको अपने साथ सुबह या शाम को जो भी चीज़ सिखानी होती थी आपको घुमाने साथ में ले जाया करते थे, फिर आपको एक एक डिटेल दिखाकर अच्छे से समझाया करते थे। उससे क्या होता था, भ्रमण हो जाता था और साथ ही आप बालक को शिक्षा भी मिल जाती थी।
तो इसी को शिक्षा विधि मानते हुए टैगोर जी कहते हैं कि भ्रमण के समय पढ़ाने की विधि सर्वोत्तम विधि है। यहाँ माफ कीजिएगा, ब्राह्मण हो गया है, यहाँ भ्रमण आएगा। भ्रमण के समय पढ़ाना शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है। इस विधि के महत्व को दर्शाते हुए उन्होंने कहा कि भ्रमण के समय अनेक वस्तुओं को प्रत्यक्ष देखकर हमें उनका अध्ययन करने का अवसर मिलता है तथा भ्रमण से हमारी मानसिक शक्ति सतर्क रहती है, जिसके फलस्वरूप हमें प्रत्यक्ष की जाने वाली बातों को सरलता से समझ लेते हैं और उनसे ज्ञान ग्रहण कर लेते हैं। यानी भ्रमण की विधि सर्वोत्तम विधि है। टैगोर जी का यह मानना था और यह बात एकदम सटीक है। आप भी अपनी डेली लाइफ में इसको ट्राई करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, टैगोर जी एक महान व्यक्ति थे। इनके बारे में आपको जानकर कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।